तो नीति शास्त्र की विषय वस्तु में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज जो है बहुत सारे अन्य शब्दावलियों से आप चिर परिचित होंगे, जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे कि करुणा क्या है, बताइए। पहला है आपका करुणा। किसी के प्रति सम्मान का भाव, करुणा नहीं है ये। एक और हो सकता है, एक और शब्द है सहिष्णुता। ये क्या है ना। इसके अलावा आपके जो अन्य शब्द हैं, एक है सहानुभूति। सहानुभूति, एम्पैथी। और शब्द हैं आपके जैसे कि निष्पक्षता क्या है, या गैर तरफदारी क्या है, या दोनों एक ही चीज है, गैर तरफदारी। ये क्या है। या फिर एक और विषय वस्तु है विश्वास न्यूनता। विश्वास न्यूनता क्या है, न्यूनता क्या है। और शब्द हैं आपके वस्तुनिष्ठता क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है। ऐसे अभी विभिन्न पक्षों को अभी हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला हेडिंग डालिए करुणा। बताइए, पहले आप बताएंगे करुणा के बारे में और फिर अगला काम मेरा रहेगा, मैं बताऊंगा आपको। बताइए भाई, लाइव ऑफलाइन से भी यदि कोई बताना चाहे तो बता सकता है, सभी के लिए ओपन है मंच। बताइए दीपक जी, प्रयास करिए। किसी अन्य व्यक्ति के लिए दया का भाव, तो फिर दया क्या है, ये क्या है। एक और मूल्य आ गया, दूसरा मूल्य। एक मूल्य के अंदर आपने दूसरा मूल्य प्रवेश करा दिया। दोनों किसी की मदद करना है। करुणा में मदद करते हैं हम। करुणा में आप किसी की मदद करते हैं। करुणा आपके संवेग है। ये क्या है, एक भाव है आपके अंदर, एक भाव है, एक संवेग है। ये क्या महसूस कराता है आपको ये संवेग, बताएं बच्चों। किसी के प्रति सहानुभूति, तो फिर सहानुभूति क्या है, ये भी प्रश्न निकलता है कि सहानुभूति क्या है। भावुकता, तो फिर मैं पूछूंगा कि भावुकता क्या है, ये बताइए। आप जितने शब्द लेकर के आएंगे आपको आसान भाषा में ऐसा बताना है जिसमें दूसरा भाव ना जुड़ा हो। दया भाव, सहानुभूति का चरम रूप, रोने का भाव, शोक का भाव। गीतू मिश्रा कह रहे हैं शोक है ये, करुणा ना। करुण रस तो नहीं आप सोच रहे हैं, करुण रस अलग चीज है, रस से इसे नहीं जोड़ना है। चलिए बताइए। आप कहते हैं ना मेरे अंदर एक करुणा का भाव होना चाहिए हमारे अंदर, तो क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो, दया और करुणा दोनों अलग अलग भाव हैं। करुणा क्या होता है
जब आप किसी असहाय व्यक्ति को देखते हैं, असहाय का मतलब क्या होता है? असहाय जो अपनी मदद करने में असमर्थ हो, है ना। किसी असमर्थ को देखते हैं, किसी असहाय को देखते हैं, तो आपके मन में उस असमर्थ और असहाय के प्रति एक मंगल कामना का भाव कि ईश्वर इसको बेहतर करे, मंगल कामना का भाव। अभी मंगल कामना में आप भी कुछ कर सकते हैं, कुछ उसकी मदद कर सकते हैं, है ना, एक हेल्प हम भी कर सकते हैं। तो करुणा क्या है? दूसरों के प्रति, जो असहाय हैं, जो असमर्थ हैं, उनके प्रति मंगल कामना का भाव है, ये है करुणा। तो लिखो, प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना का भाव, प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना का भाव। ये आपका पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, करुणा को परिभाषित करना है आपको। प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना का भाव क्या है? करुणा। करुणा दुखी एवं कमजोर व्यक्तियों, करुणा किसी जानवर के प्रति भी हो सकती है आपकी, है ना, किसी जानवर के प्रति, किसी मनुष्य के प्रति, किसी के भी प्रति हो सकती है। करुणा दुखी एवं कमजोर व्यक्तियों या प्राणियों के प्रति उत्पन्न होने वाली ऐसी भावना है जो उनकी कमजोर एवं दुखद स्थिति को समझने, उसके प्रति सहानुभूतिमूलक चिंता रखने। सहानुभूति का मतलब क्या होता है? दूसरों की भावनाओं या परिस्थितियों को समझने की चेष्टा सहानुभूति कहलाती है। जैसे मैं आपके दुखों के प्रति सहानुभूति रखता हूँ, कई बार हम बोलते हैं ना कि मैं आपके ऊपर तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। मान लो कोई दुख में है, या फिर मान लो किसी के घर पे कोई व्यक्ति खत्म हो गया है, कोई आकस्मिक घटना घट गई है, तो ऐसी स्थिति में आप जाते हैं ना वहाँ पे, तो जाके डांस तो करते नहीं है, हम सहानुभूति जताते हैं, शोक व्यक्त करते हैं, उसके दर्द को प्रयास करते हैं कि जो तुम्हारा दर्द है उस दर्द को हम महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके दर्द में सम्मिलित होते हैं, और उससे कहते हैं कोई चिंता करने की बात नहीं है, उसको लगातार हम सहानुभूति देते रहते हैं। समझ रहे हैं? उसके दर्द में हम साझीदार बन जाते हैं, इसे बोलते हैं सहानुभूति। दो तरीके से सहानुभूति होती है। एक होती है कि सहानुभूति सहानुभूति एक होता है कि आपने उसको इमोशनली सहानुभूति कर दी। मान लो किसी के पास पैसा नहीं है ना, तो आपने क्या किया, उसको बैठे, उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया, उसके अंदर इसको एम्पावर किया। एक तरीका ये हो सकता है। जैसे कि अभी एक घटना मैं आपको बताता हूँ। एक घटना घटी थी फतेहपुर में। एक किसान थे और किसान के खेत में आग लग गई, है ना, आप लोगों ने सुना होगा, हमने शायद उसको ग्रुप में साझा भी किया। मेरे संज्ञान में वो घटना आई। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम सहानुभूति रखें उसके साथ कि जो भी हुआ गलत हुआ। पहले हम क्या बोलेंगे कि जो भी कार्य हुआ वो गलत हुआ। मान लीजिए आप हैं, किसी से कोई बात कर रहे हैं, मान लो किसी का फैमिली मैटर है ना, परिवार का मुद्दा है, और आपको बताता है कि मेरे फादर ऐसा कर रहे हैं, मेरे ब्रदर ऐसा कर रहे हैं, मेरे भाई ऐसा कर रहे हैं, तो आप कहोगे यार ये तुम्हारा परिवार का मुद्दा है, अपना सुलझा लो। यानी आपने सहानुभूति देने से भी मना कर दिया। आपने कहा ये अपने घर का मामला, मैं इसमें क्या बोलूँ, अब वो तो तुम्हारे पिता ही है ना, वो तुम्हारे माता है ना, मैं उनके खिलाफ क्या बोलूँ, मैं तुम्हारे पिता के खिलाफ तुम्हारे मन में द्वेष भावना नहीं भर सकता। या फिर आप ये कहो कि यार जो गलत हो रहा है वो गलत है, यदि ऐसा वो कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को कि नहीं? मान लो संपत्ति के बंटवारे की स्थिति है और आपके पिता ने आपको संपत्ति का वो हिस्सा नहीं दिया जो आपको मिलना चाहिए था जायज़, तो उसमें मैं क्या आपको कहूँ कि आपका घर का मैटर अपना सुलझाओ? या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इतना बोल दूँ कि जो आपके पिता कह रहे हैं वो गलत है,
यानी मैं सहानुभूति के साथ जुड़ गया आपके साथ, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर मैं पल्ला झाड़ लूँ, सहानुभूति देने से भी मना कर दूँ कि नहीं मुझे नहीं मतलब, अपना घर का मामला, अपना पचड़ा खुद संभालो। तो एक तो तरीका ये है कि आपने सहानुभूति मतलब उसके साथ भी खड़े नहीं हुए, सही और गलत के, है ना। कई बार होता ना कि पड़ोस में कोई घटना घटती है और हम कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं है, अंदर बंद कर लेते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं। पड़ोस में मान लो कोई महिला है और आप देख रहे हैं रात की बात है, रात में किसी घर से किसी महिला की रोने की आवाज़ सुनाई देती है आपको, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि पड़ोस में जो घर है उस पर मार पिटाई चल रही है, बच्चे रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? चादर तान के सो जाना चाहिए? मुझे क्या मतलब, मेरे पड़ोस का मामला है, मैं इसमें क्यों फंसूं, क्यों इस मामले में साझीदार बनूं? या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं कि भाई पड़ोस में घरोली एक क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपके परिवार तक आएगा, क्योंकि वो आपका समाज, आपकी सोसाइटी है। यदि आप घर, तो ये क्या दिखाता है कि आप सपोर्ट करते हैं उसको। यदि आप गलत सोच रहे हैं तो गलत सोचने के तहत यदि आप उसका विरोध नहीं कर रहे, यदि कहीं पे भी गलत हो रहा है आपके सामने और उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप भी उसके उतने ही साझीदार हैं। गांधी ने क्या कहा? बुरा मत देखो। यदि बुरा हो रहा है उसे देखना नहीं है बल्कि प्रत्युत्तर देना है। उन्होंने कहा बुरा फिर सहना नहीं है। वो बुरा मत देखो को लोगों ने बोला कि आंखें बंद कर लो, यदि बुरा कहीं हो रहा है तो आंखें बंद। ये नहीं बोला गांधी ने। गांधी जी ने बोला कि आपको यदि कहीं पे बुरा हो रहा है तो उसको फिर सहो मत। आपको क्या करना है? उसे रिप्लाई करना है, उत्तर देना है, उसका प्रतिरोध करना है, उसका विरोध करना है। गांधी जी ने किया। जब फर्स्ट क्लास एसी के टिकट लेकर के भी चल रहे थे तो उनको ट्रेन से धक्का मार के निकाल दिया गया, गलत हो रहा था। तो गांधी ने गलत मत देखो, उसका विरोध करो, ये गांधी ने कहा। गलत मत सुनो, यानी कि यदि कोई किसी को गलत बोले और आपको लग रहा है कि यह गलत है तो फिर आप क्या करोगे? उसका प्रतिरोध करोगे, ना कि ये नहीं है। समझ रहे हैं बात को? और गलत खुद मत बोल। वो विरोध गांधी को लोगों ने समझ रखा है। अभी पढ़ेंगे, महात्मा गांधी हमारे इस पूरे सिलेबस के बहुत बड़ा हिस्सा है। गांधी जी ने 7 पापों की बात की है। मैं आज, हो सकता है आज नहीं तो कल के सेशन में डिस्कस करूंगा महात्मा गांधी के 7 पाप। फिर आगे चल के जब मैं गांधीवाद पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा महात्मा गांधी को कि कितना क्रांतिकारी व्यक्ति थे, कितने क्रांतिकारी व्यक्ति थे। इससे बड़ा क्रांतिकारी तो कोई इतिहास में आपको दिखेगा ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो करुणा है, सहिष्णुता है, सहानुभूति है, निष्पक्षता है, ये भाव आपके अंदर हैं, लेकिन जब तक आप उनको प्रदर्शित नहीं करेंगे। मान लीजिए आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। अब ईश्वर को मानना ये आपका विश्वास है, आपने एक विश्वास डेवलप कर रखा है, तो अब उसकी अभिव्यक्ति कैसे करेंगे ईश्वर को मानने की? मान लो चंदन लगा के अभिव्यक्ति की जा सकती है, या किसी मंदिर के बाहर से यदि आप गुजर रहे हैं तो मंदिर के आगे मत्था टेक कर अभिव्यक्ति की जा सकती है ना। यदि आप धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं तो यदि आप मस्जिद के सामने से भी निकलेंगे तो वहाँ पर भी रेस्पेक्ट करेंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो आपको कोई भी विश्वास, कोई भी धारणा यदि आप मानते हैं तो उसको आपको अभिव्यक्त भी करना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लीजिए आप मानते हैं कि नशा बुरी चीज़ है और आप खूब नशा कर रहे हैं, तो आपकी अभिव्यक्ति क्या हो गई? आपके विचारों से विपरीत हो गई। जो आपकी सोच है, जो आपका थॉट है, उस थॉट से आपका अभिव्यक्ति विपरीत हो गई। तो कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ यहाँ पे ये है कि जब आप दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो वो सहानुभूति के अंतर्गत आता है, जिसमें से एक सहानुभूति होती है कि आप उसकी परिस्थितियों को एक्सेप्ट करें कि उसके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि आप उसकी परेशानियों को दूर कर दें, सहानुभूति का। दूसरा क्या हो सकता है? मान लो उस किसान के घर पे आग लगी, यानी उसको एक आर्थिक क्षति हुई, ठीक, आर्थिक क्षति हुई, और यदि आप में सक्षमता है तो तरीका क्या हो सकता है? मान लो आप भूखे हैं, ठीक है, तो भूखे में कोई भी आए, हाँ हाँ बेटा बड़ा भूखा होगा, तू बड़ा परेशान होगा,
सब आके सहानुभूति दे के जाएं, और पता चला 2 3 4 दिन 6 दिन आपको केवल सहानुभूति मिल रही है, खाना कोई नहीं दे के जा रहा है। सब बस आके बोले हाँ बेटा बड़ा भूखा होगा, तुझे खाना नहीं मिला, कोई खाना दे के नहीं जा रहा, तो क्या होगा आपके साथ? तो हमें सहानुभूति दोनों स्तरों पे करनी पड़ती है। तो सहानुभूति से ही दूसरा शब्द निकल के आता है सहायता। जब तक आप सहानुभूति नहीं करोगे तब तक आप सहायता तक पहुंच ही नहीं जाओगे, पहुंच ही नहीं पाओगे। अब जैसे आप कैसे महसूस करते हैं, मान लीजिए सामने वाला, मान लीजिए आप ही हैं, भूखे हैं, यदि आप फील करें कि इसकी जगह पे मैं हूं, तो फिर आप क्या करेंगे? अपने हाथ, अपनी थाली भी निकाल के दे देंगे। तो सहानुभूति ये जो शब्द है, ये भाव आपका सबसे इम्पोर्टेंट भाव है। जब तक आपके अंदर ये भाव नहीं होगा, ये सारे भाव खत्म हो जाएंगे। आप कोई भी भाव देखेंगे उसमें सहानुभूति सबसे कोर भाव है। दूसरे की परिस्थितियों को जब तक आप अपना नहीं समझेंगे, तब तक आपके अंदर कोई भी भाव विकसित नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो अभी चलिए आगे हम सहानुभूति को भी चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले हम बात कर रहे हैं करुणा की। तो करुणा को लिख लीजिए। करुणा में चूंकि शब्द आया था सहानुभूति मूलक चिंता रखने और उसके दुखों को दूर करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करती है। ये दुखों को दूर नहीं करती, बल्कि ये प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है ना। आपके अंदर एक भाव आता है कि मुझे मदद करनी चाहिए। किस भाव के कारण आता है? करुणा के कारण। यदि आपके अंदर करुणा नहीं होगी तो निश्चित तौर पे ये भाव आपको दूसरे की मदद करने की तरफ प्रोत्साहित नहीं करेगा। ठीक है, तो लिखिए सहानुभूति मूलक चिंता रखने और उसके दुखों के दूर करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करती है, इसमें दुखियों प्रोत्साहित करती है, इसमें दुखियों एवं जरूरतमंदों की मदद एवं सेवा का भाव निहित होता है। अच्छा, मदद किस तरीके से करनी चाहिए मुझे ये बताइए। मैं 2 तरीके बताता हूँ। एक सब्जेक्ट था यूपीपीएससी में, अब नहीं रहा, समाज कार्य, सोशल वर्क, समाज कार्य। मदद आपको किस तरीके से करना चाहिए? आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप लोग देखते होंगे, संस्थान के जस्ट बाहर आप निकलेंगे तो यहाँ पर एक व्यक्ति आपको मिलेंगे, एक बाबूजी आपको मिलेंगे, विकलांग है पूरी तरीके से, पूरा उनका आप देखेंगे दोनों पैर शायद नहीं है, तो आपके उसमें चलते हैं, क्या बोलते हैं, जो होती है विकलांगों दिव्यांगों की जो साइकिल है, उसमें वो पूरा और बैसाखी रखते हैं। आप कभी देखिएगा उन्हें नज़दीक से। और उम्र कितनी हो गई? लगभग हो गई उम्र 80 साल, 80 साल की उम्र है, पैरों से विकलांग हैं। काम किसका करते हैं? साइकिल में पंचर वंचर लगाते हैं, ये सारा काम करते हैं। कभी देखिएगा, यहीं बगल में ही आपके, आप डेली आते जाते हो, देखते हो। अब इनके अंदर है क्या? जैसे मैं कई बार ऑफ़र कर चुका कि बाबूजी ये काम बंद कर दो, उम्र बहुत हो गई आपकी, है ना। लेकिन इनके अंदर क्या है? आत्मसम्मान है, रेस्पेक्ट है, सेल्फ इस्टीम है। इन्होंने कहा कि बेटा आज इतनी साल का मैं हो चुका हूँ, अब मेरे 1-2 साल और बचे हैं जीवन के, और बड़ा मुश्किल है कि अब मैं अपने आत्मसम्मान को ख़त्म कर दूं इस उम्र में। मैं 2 रुपए भी खाता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपनी मेहनत और परिश्रम का खा रहा हूं। बच्चों ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, है ना। तो एक तो होता है कि लोगों के अंदर आत्मसम्मान की भावना रहे, उनके लिए कुछ ऐसा कार्य करें। समाज कार्य का मतलब होता है मदद करना, समाज में कुछ मदद करना, हेल्प करना। दूसरा होता है कि हम कुछ ऐसा करें किसी की मदद कि उसका आत्मसम्मान ही मर जाए, आत्मसम्मान ही मर जाए। आप कभी देखेंगे, मैं आपको 90% केस बता रहा हूँ, कभी भी रेड लाइट एरिया है, जो रेड लाइट होता है, यहाँ पे देखिए तो बहुत सारे आपको भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए लोग मिल जाएंगे, बहुत छोटे छोटे बच्चे मिल जाएंगे, बहुत सारी महिलाएं मिल जाएंगी, है ना, बहुत सारे बुजुर्ग भी मिल जाएंगे, वृद्ध भी मिल जाएंगे, मतलब मल्टीपल कैटेगरी आपको मिल जाएगी। अब इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं जो भिक्षावृत्ति से जुड़े लोग होते हैं। पहली कैटेगरी के लोग होते हैं जो अकर्मण्य होते हैं,
मतलब काम नहीं करना चाहते, है ना। कोई तरीका है उनको और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। देखो बच्चों का तो मैं आपको बताऊं, जो बच्चों का क्लियर, जितने भी आपको छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं मार्केट में, ये बच्चे एक पूरी तरीके से कह सकते हैं एक चेन सिस्टम का हिस्सा है। इंडिया में भिक्षावृत्ति एक बहुत बड़ा एक चेन सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। अब इस चेन सिस्टम में होते कौन कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं, या तो हो सकता है इनके रिश्तेदार ही करवा रहे हो इनसे, ठीक है। ये वो बच्चे, माता पिता नहीं होते। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, इन बच्चों के माँ बाप नहीं होंगे। आप कभी भी किसी बच्चे को बुला के पूछिएगा, वो ये बिल्कुल क्लियर बताएगा, कोई भी माँ बाप आज तक का नहीं है जो अपने बच्चों से भीख मंगवाए। कोई माँ बाप नहीं है। ये सारे या तो कहीं से लाए गए बच्चे होते हैं और बाकायदा इनको ट्रेंड किया जाता है, डेली के टारगेट होते हैं उनके 100-200 रुपए कमा के इनको देना पड़ता है। यदि ये नहीं देंगे तो इनके साथ होता है बहुत बड़े स्तर का अपराध। तो ये एक पूरा एक चेन होता है। छोटे बच्चों का मैं आपको बता रहा हूँ, कभी रिसर्च व्यक्तिगत स्तर पे करोगे तो पा जाओगे आप। बाकी के जितने होते हैं, बाकी आप देखेंगे जो पूरा कार्टल होता है, बहुत सारी महिलाएं होती हैं, बहुत सारे, है ना। तो इंग्लैंड में क्या हुआ, एक केस स्टडी है। इंग्लैंड में महारानी ने जब वहाँ पे देखा, बहुत पहले की बात है, मैं 1648 AD के आसपास की बात कर रहा हूँ। तो जब इंग्लैंड में देखा गया कि भिक्षावृत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में उसको लीगल कर दिया गया, विधिक बना दिया गया, कानूनी बना दिया गया कि लोग भिक्षावृत्ति कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे भिक्षावृत्ति लीगल है या इलीगल है, कानूनी है या अपराध है? कई राज्यों ने इसे अपराध घोषित कर रखा है। उत्तराखंड राज्य ने भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित कर रखा है। कई राज्यों ने अभी इसे अपराध की श्रेणी पे नहीं लाया, लेकिन भिक्षावृत्ति लीगल नहीं है, कानूनी राइट नहीं है आपका, समझ रहे हैं। भिक्षावृत्ति आपका कानूनी राइट नहीं है ना। तो समाज कार्य ये कहता है कि आपको किसी की मदद इस प्रकार करनी है ताकि वो कैसा बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए। आपको लोगों की मदद तो करनी है, लेकिन इस तरीके से करनी है ताकि वो आत्मनिर्भर बन जाए, खुद अपनी मदद करने में सक्षम बन जाए। ये कहता है सोशल वर्क। हम लोग क्या करते हैं, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए जो हम देते हैं, उससे हम किसी को आत्मनिर्भर नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, उसके आत्मसम्मान को ख़त्म कर देते हैं पूरी तरीके से। अब मैं यहाँ पे इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ कि आप 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए मत दीजिए, मैं इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप खुद सोचिए, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए यदि आप लगातार उसे देते रहेंगे, उसे मिलता रहेगा। प्रतिदिन का 100, 200, 500 रुपए यदि वो कमा भी रहा है, तो ख़त्म भी हो रहे हैं उसके एक तरफ से, है ना। सेल्फ स्टीम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो देश के लिए ऐसा व्यक्ति, किसी भी देश के लिए यदि ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जाए, तो वो देश विकास करेगा, डेवलपमेंट करेगा या ख़त्म हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। इंडिपेंडेंट, अभी आप खुद देखिए, हम लोगों को बहुत सारी सब्सिडी मिलती है ना, सहायता मिलती है। राज्य हमें बहुत सारी सहायता देता है, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया, PDS सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके माध्यम से कार्ड आपका बना होगा, उससे आपको दुनिया भर का सामान मिलता है। गाँव में तो सबको मिलता है। अब राज्य कर क्या रहा है आपका, देश कर क्या रहा है, आपसे टैक्स ले रहा है। समझिएगा बात को, इस चीज़ों का हम सपोर्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ें गलत हैं, ये राष्ट्र के विकास के बाधक तत्व हैं। राज्य आपसे टैक्स ले रहा है, जो समाज का हमारे यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम कैसा है, प्रोग्रेसिव नेचर का है, अमीरों से लेना है, गरीबों पे बांटना है, राज्य का ये कर्तव्य है। तो राज्य क्या है, टैक्स लेता है, ठीक है। टैक्स लेने के बाद क्या करता है, उसको उस पर सब्सिडी देता है बहुत सारी चीज़ें। जैसे मान लो गेहूँ है, तो किसानों से 18 रुपए किलो का खरीदा और बांट कितने का दिया, 1 रुपए 2 रुपए किलो में बांट दिया राज्य ने। ये काम राज्य कर रहा है। क्या राज्य का लक्ष्य यही होना चाहिए कि लोगों को 2 रुपए किलो का ही गेहूं खरीदने की योग्य बनाना चाहिए राज्य को, या राज्य की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि लोग 18 रुपए किलो का गेहूं खरीद पाए, उन्हें कोई सब्सिडी और सहायता की जरूरत ना पड़े? आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? किसी की मदद कर रहे हैं तो क्या वो जिंदगी भर ये 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए का मोहताज रहे, या कल के दिन उसके अंदर भी एबिलिटी है कि वो दूसरे की मदद कर पाए? और दूसरे की मदद कोई तब करेगा जब अपनी मदद स्वयं कर पाएगा।
तो हमें कभी भी भिक्षावृत्ति का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि राज्य 18 रुपए किलो का खरीद के हमें 2 रुपए के खरीद किलो में दे रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारा। हमारे राज्य ने आज़ादी के 70 साल बाद भी वो स्थिति क्रिएट नहीं की कि आज भी लोग जो है सब्सिडी और सहायकी के मोहताज हैं। राज्य को क्या करना चाहिए? राज्य का दायित्व क्या है? लोगों की एबिलिटी, आप इनकम बढ़ा दीजिए लोगों का। अब इनकम कैसे बढ़ेगी? इनकम कैसे बढ़ती है? आय कैसे बढ़ती है आपकी? आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा राज्य को। जो राज्य इन्वेस्टमेंट यहां कर रहा है, राज्य यहां पे इन्वेस्टमेंट करे आपको। जैसे कि एजुकेशन, शिक्षा बेसिक है, होनी चाहिए। अब शिक्षा देखो बेसिक नहीं है, शिक्षा से भी ज़्यादा बेसिक है आपका हेल्थ, स्वास्थ्य। और आप स्वस्थ कब रहेंगे? जब आप कुपोषण के शिकार नहीं होंगे, अच्छा भोजन करेंगे। तो राज्य आपको कुपोषण से ही तो बचा रहा है 2 रुपए किलो का गेहूं देके। यदि ये नहीं देगा, आप ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं होगा तो ये अच्छा नहीं होगा, तो फिर एजुकेट भी नहीं हो पाओगे। अभी हम विकासशील अर्थव्यवस्था हैं, हम अभी डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, हम अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है। एक ऐसा देश है जो अभी संक्रमण क्षेत्र में है। हमारा टारगेट है कि हमें अपने देश के नागरिकों को सब्सिडी और सहायकी से दूर करना है, ख़त्म कर देना है। रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी इस देश को? आज आरक्षण जैसी व्यवस्था क्यों है? बहुत सारे लोग कोसते भी हैं, आप में से बहुत सारे लोग कोस रहे हैं कि रिजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा हमारे देश के लिए खतरनाक है, क्योंकि आपको नुकसान हो रहा है उस रिजर्वेशन से। एक वर्ग को तो नुकसान ही हो रहा है ना भाई। आप हैं, आपको पता चले यदि कि आपके 915 नंबर आए हैं और आपको पोस्ट मिली IRS की, ठीक है, एक है जिसको 815 मिल गए और वो IAS बन गया, तो दुख तो होगा। नंबर मेरे ज़्यादा, मैं IRS की जनरल कैटेगरी से, और सामने वाला IAS की पोस्ट पा गया। समझ रहे हैं बात को? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पता चला कि सामने वाले के PT में कितने हैं, 95 नंबर हैं, और आपके 106 नंबर हैं, आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, वो दुख होगा, कष्ट होगा आपको, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, लेकिन ये ज़रूरत है। समाज को एक समता मूलक समाज बनाना है। इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिस घटनाओं के कारण से समाज का एक तबका आधारभूत जरूरतों से ही दूर रह गया, जिसको हमने पानी तक से दूर कर दिया, मंदिरों से दूर कर दिया, विद्यालयों से दूर कर दिया, शिक्षण संस्थानों से दूर कर दिया, हर जगह से उन्हें दूर कर दिया। तो ऐसे में आज़ादी के बाद यदि ये राइट नहीं दिया जाता तो हो सकता है भारत का अभी और पतनशील समाज बन जाता। क्यों? क्योंकि राज्य का कर्तव्य है देश के सभी नागरिकों को कंधा से कंधा मिला के चल सके, ऐसी स्थिति में लाके खड़ा करना। समझ रहे मेरी बात को? नहीं समझ रहा है? ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे देखो, ये विषय दूसरा है, मैं दूसरे विषय की ओर हूँ, मुझे केवल इथिक्स पे ही रहना चाहिए। अब चलते हैं दूसरे विषय में। अभी करुणा, करुणा हो गया, कहाँ पे है, कहाँ तक लिखा? हाँ, इसमें सेवा का भाव निहित होता है। तो करुणा के अंदर आपका दया आता है, करुणा के अंदर आपका मदद का भाव आता है। यदि करुणा आपके अंदर होगी तो आप मदद करोगे, यदि करुणा नहीं होगी तो आप मदद नहीं करोगे, क्योंकि ये क्या है, इसके लिए प्रोत्साहित करेगी आपको, किसी की सेवा करने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी ये करुणा। तो ये कैसी भावना है? जो किसी दूसरे के लिए मंगल कामना का भाव रखती है, उसका अच्छा होने का भाव रखती है। इसके विपरीत भाव कौन सा है? किसी की अमंगल कामना का भाव, ईर्ष्या, इसका बुरा हो जाए, प्रीलिम्स के दिन जाए तो एक्सीडेंट हो जाए, इसका PT देने ना पाए, है ना। मेंस में इसके ये जो दाहिना हाथ है, होता है ना, कई बार, बहुत बार खतरनाक होता है, अंगूठा ही तोड़ दिया दोस्त ने आपका, मतलब जाएगा लिखेगा, इससे पहले इसके अंगूठे को पहले दरवाजे में दबा दिया, दरवाज़ा खोल रहे थे उसी समय उसने दबा दिया, लो जाओ जाओ मेंस लिखो। अमंगल कामना का भाव, जब किसी के प्रति ऐसा भाव हमारे आता है तो ईर्ष्या का भाव उससे उत्पन्न होता है। चलिए अगला लिखिए, अगला है सहिष्णुता।
बताइए सहिष्णुता क्या है, ये भी पूछा गया है यूपी, ये सब पूछे गए, एक एक पॉइंट जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। करुणा आया है, करुणा आप लिख लोगे, आएगा तो करुणा परिभाषित करिए, लिख लोगे। सहिष्णुता, शक्ति ठाकुर कह रहे हैं सर रिजर्वेशन गलत है। चंदन कुमार सिंह कह रहे हैं सर करुणा का भाव अलग अलग लोगों में अलग अलग दिखता है, इसको हम कैसे देख सकते हैं? आप मुझे उदाहरण के साथ समझाइए, एग्जाम्पल दीजिए कि कैसे अलग अलग लोगों में अलग अलग दिखता है, फिर मैं आपको उस कंस्टेंट में बताऊंगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सहिष्णुता। सहिष्णुता में देखिए, व्यापक अर्थ में सहिष्णुता का अर्थ है, व्यापक अर्थ में देखो, आसान भाषा में आपको सहिष्णुता बताऊं, आपके विचारों के विपरीत विचारों वाले व्यक्ति को सुनने की क्षमता, आपके विपरीत विचारों को मानने वाले से भी मित्रता रखने का भाव सहिष्णुता है। मतलब मान लीजिए आप हैं और मैं हूं, दोनों के विचार बिल्कुल अपोजिट हैं, है ना, दोनों के विचार बिल्कुल अपोजिट हैं। मान लीजिए मैं किसी दूसरे धर्म का हूं, आप किसी दूसरे धर्म का हो, तो आपकी मौलिक मान्यताएं कुछ और है, मेरी मौलिक मान्यताएं कुछ और है। ये भी हो सकता है कि आप आस्तिक हो, मैं नास्तिक हूँ, मतलब आप ईश्वर को मानते हो, मैं ईश्वर को नहीं मानते हो, तो धर्म की बात हो गई। दूसरी हो सकती है पहनावे की बात, तीसरी हो सकती है खान पर, जैसे आप शाकाहारी हो, मैं मांसाहारी हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ मांसाहार का। तो विचार विभिन्न हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको सुन रहा हूँ, आपके विचारों का सम्मान कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, और वो आपके विचारों का, तो कैसे हैं आप? सहिष्णु हैं। हमारे समाज में कहते हैं ना, टॉलरेंस खत्म हो गया है, सहिष्णुता का भाव है, यानी कि कभी भी आपके विचारों के विपरीत विचारों वाला व्यक्ति जब आपके सामने आके खड़ा होता है तो आप क्या हो जाते हैं? उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उसको अपना दुश्मन समझ लेते हैं, है ना। लिखिए सहिष्णुता के बारे में, व्यापक अर्थ में सहिष्णुता का आशय है, व्यापक अर्थ में सहिष्णुता का आशय है अपने विचार, व्यापक अर्थ में सहिष्णुता का आशय है अपने विचार, मत, धर्म। देखो सहनशीलता, यदि सहिष्णुता को हम सहनशीलता कहें तो मेरे ख्याल से गलत है। सहनशीलता का मतलब क्या होता है? सहनशीलता का मतलब होता है कि आप जबरदस्ती किसी चीज को सह रहे हैं, मतलब आपके ऊपर सहिष्णुता, सहनशीलता है, सही बात है, लेकिन सहनशीलता को यदि आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं, सहन, यहाँ पे शब्द ही आ गया सहन, यानी जबरदस्ती, आप चाहते तो हैं उसे पीटना, पीट नहीं सकते, मन के अंदर आपके कुंठा है, आपके सहिष्णुता का मतलब है आपके दूसरे के विचारों के प्रति आदर का भाव भी होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? आदर, दोनों चीजें होनी चाहिए। आप उसको सुन भी रहे हो लेकिन रेस्पेक्ट के साथ सुन रहे हो, सहमति। अब मान लो कोई पहलवान है और आप पिक्के से हैं, मन तो कर रहा है मैं मार दूं, लेकिन मार तो पाएंगे नहीं। जैसे अब मान लीजिए मैं अब यहाँ पे दूसरे शब्दों में से बोल रहा हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए ऐसा। जैसे पाकिस्तान देश है, पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, हिंदू कितने हैं? 1% के आसपास है, बहुत कम। वहाँ पे इस्लाम के खिलाफ आप बोल पाओगे? दो शब्द बोलोगे तो जैसा वो देश है, जैसे उसकी मौलिक मन, पहले तो वो सेकुलर कंट्री नहीं है, तो वहाँ पे आप नहीं बोल सकते हो, वहाँ पे आपकी खुली आज़ादी नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है ना। हम भारत की एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमारे देश में रिलीजियस एक फंडामेंटल राइट है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, और हमारे यहाँ पे सभी को बराबरी का दर्जा है। कोई भी धर्म हो, छोटा से छोटा धर्म, छोटा से छोटा संप्रदाय हो, यहाँ तक आप अपना संप्रदाय भी बना सकते हो, खुद का इनोवेट कर सकते हो। देख रहे हो डेली एक न एक बाबा आके अपना संप्रदाय बना जाता है। तो हमारे देश में पंथ निरपेक्षता है। चलिए उसको बाद में लेंगे, पहले इसको लिखे सहिष्णुता। व्यापक अर्थ में सहिष्णुता का आशय अपने विचार, मत, धर्म एवं व्यवहार से भिन्न अन्य विचारों, मतों, धर्मों एवं व्यवहारों के प्रति
व्यवहारों के प्रति सह अस्तित्व का भाव, सह अस्तित्व का भाव रखते हुए उनके प्रति भी आदर एवं सम्मान प्रकट करना, उनके प्रति भी आदर एवं सम्मान प्रकट करना। समझ रहे हैं? यहां पे मैंने जो शब्द बोला आपको आदर और सम्मान, समझ गए इसको? तो आप इसको सहिष्णुता के प्रति मत मानिए, सहिष्णुता को सहनशीलता से मत जोड़िए। सहनशीलता में आप कुंठा की भावना से जुड़े रहते हैं। जैसे मान लो आप घर पे हैं, ठीक है, और घर पे आपको लग रहा है कि चीज़ गलत हो रही है, बार बार आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, वो सम्मान नहीं मिल रहा, लेकिन तब भी आप अपने घर को, घर में विखंडन ना हो, सब एक साथ रहें, प्रेम से रहें, आप सहते रहते हैं। और सहनशील वाला व्यक्ति जब एक दिन उखड़ता है तो फिर पूरी मन की भड़ास आपको निकाल के दे देगा। तो सहिष्णुता सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता में मन कुंठित विचारों से ग्रसित रहता है। हम मजबूरी में, जैसे कि मान लीजिए आपको पढ़ाई है, अब ये आपको घर वाले हैं, पिताजी हैं, कुछ भी है, घर पे 4 बातें आपको सुनाते हैं, कहते हैं, आप सह रहे हो उन्हें, मन क्या करता है घर छोड़ के चला जाओ, लेकिन जा नहीं सकते। जाओगे कहाँ? समझ रहे हैं? मतलब मन में विचार दूसरे चल रहे हो और आप दिखा कुछ और रहे हो, ये सहनशीलता है। सहनशीलता एक सद्गुण है। हाँ, सहनशीलता सद्गुण इसलिए बन जाता है क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं, क्योंकि देखो हम सोसाइटी, अपनी तो गारंटी ले सकते हो लेकिन सामने वाले की गारंटी नहीं ले सकते हो। मान लो अभी यहीं पे क्लास है, अब क्लास में क्या हुआ, कोई ऐसा विचार हम लोगों ने डिबेट किया और डिबेट में आपके अंदर सहनशीलता नहीं, आप हिंसक हो जाओगे। सहनशील व्यक्ति ही अहिंसक हो सकता है। तो सहनशीलता से आगे आने वाले सद्गुणों का जन्म होता है, इसलिए ये भी एक सद्गुण है। ये असहनशील व्यक्ति अहिंसक हो जाएगा, दूसरों को वो बुरा भला भी बोल पाएगा, है ना। एक पावर होती है आपके पास, मैं आपको शायद समझा पाता हूँ। एक आपके पास हमेशा पावर होती है, इस पावर को बोलते हैं रिएक्ट करने की पावर। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा है ना। हर क्रिया से एक प्रतिक्रिया, न्यूटन ने बोला है, न्यूटन का 3rd लॉ। यदि आप मुझे बड़ा भला बुरा बोलोगे, लेकिन सहनशीलता न्यूटन के 3rd लॉ को ख़त्म कर देती है। एक्शन का रिएक्शन नहीं करते आप। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहा? अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, शायद इससे समझ जाओ। एक बार क्या था, महात्मा बुद्ध थे, तो उनका एक शिष्य जो है, बौद्ध धर्म में क्या होता है कि आपको भिक्षावृत्ति के माध्यम से जो मिले वही आपको ग्रहण करना होता है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ों को आपको अपने पास नहीं रखना है, ठीक है। वैभवशाली और विलासिता का जीवन नहीं जीना है। तो उनका एक जो बौद्ध भिक्षु था वो गया समाज में मांगने। तो जब मांगने के लिए गया तो किसी ने उसे बुलाया, बुद्ध के शिष्य हो, इधर आओ इधर आओ। खूब गालियाँ दिया, भर भर के बहुत गालियाँ दिया महात्मा बुद्ध के बारे में, शिष्य को भी। शिष्य जो है बिल्कुल भर गया, बोला कि मैं इसे मार तो नहीं सकता क्योंकि इन्हीं का मोहल्ला है, पकड़ के सब मारेंगे, तो बेहतर क्या होगा बुद्धा को ही लेके आता हूँ, क्योंकि इसमें बुद्धा के समर्थक बहुत ज़्यादा हैं। यही एक समर्थक है, इन सब समर्थक मिल के इसे मरवाऊँगा, फिर मेरे समर्थक तो यहाँ कोई नहीं। तो ऐसे में वो गया महात्मा बुद्धा के पास और उसने कहा कि प्रभु, वो ध्यानमग्न थे। फिर बोला प्रभु, वो ध्यानमग्न थे। तिबारा बोला प्रभु उठिए, एक आपका ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया है जो मानसिक तौर पे मुझे उत्पीड़ित कर रहा है और उसने मेरी सहनशीलता से मुझे बाहर फेंक दिया। अब मुझे उसको मारना है, पीटना है, आप चलिए, बिना आपके संभव नहीं हो पाएगा। बुद्धा ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, वो नहीं पता था कि अब ये मामला तो गरम है इसका, ये बिल्कुल जाएगा तो पीठी के आएगा। तो उन्होंने क्या किया, उसको बोला कि कल चलेंगे, आज भर के लिए रुक जा, आज मैं थोड़ा सा ध्यान साधना कर रहा हूँ, कल तक के लिए चलेंगे।
क्योंकि बुद्धा पावर ऑफ रिएक्शन को समझते थे। कि होता क्या है कि जैसे मैंने आपको कुछ बोला और यदि आप, क्योंकि क्या होता है कि यदि सहनशीलता आपके अंदर नहीं है तो आप रिएक्ट तुरंत कर जाओगे। हम कर जाते हैं ना रिएक्ट, जैसे किसी ने कहा तुरंत लौटा के आप जवाब देते हो। हमेशा यदि आपको सहनशीलता को बचाना है, बुद्धा ने उसे रात भर के लिए बोला, रात भर का आराम करो, कल चलेंगे पक्का। तो रात भर हो गई, सुबह का टाइम आया, सुबह वो अपने दैनिक चर्या पे लग गया। तो बुद्धा ने उसे बुलाया इधर, कल कह रहे थे, बोल रहे थे तुम चलने के लिए। बोला मैं भूल गया, उसे रहने दीजिए, छोड़िए, माफ़ करिए, अज्ञानी था। तो जब आप किसी चीज़ को सहनशीलता के साथ, क्या होता है, पावर ऑफ रिएक्शन के साथ जुड़ी होती है। आपके पास एक चॉइस है, जैसे मैंने आपको कुछ कहा तो आपके पास चॉइस है, मुझे रिएक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो, है कि नहीं? ये चॉइस किसके पास है? रिएक्ट करने की चॉइस किसके पास है? आप ही के पास तो होती है। घर में आप महिलाओं को कभी देखें, कोई एक शब्द बोलेगी तो दूसरा तुरंत जवाब देती। इसका मतलब क्या है? पावर ऑफ रिएक्शन। इसका इस्तेमाल करना आप यदि सीख गए तो आप सहनशील बन जाते हैं। आप रिएक्ट मत करिए। जैसे मैं आपको एक और गुण दे के जाता हूँ। कई बार क्या होता है, हम आपस में हमारी किसी ना किसी बात में डिबेट हो जाती है। जैसे पिताजी से हो गई, मान लीजिए, किसी दोस्त से हो गई, है ना, होती है ना। पिताजी से तो कई बार होती है किसी मुद्दे, अरे आप है ही ऐसे, पुरानी विचारधारा के हैं, पुराने। मेरे फादर से भी कई बार हम लोग बैठते हैं तो आपस में कई बार क्या होगा, डिबेट हो गई। अब डिबेट में ऐसा हो जाता है कई बार कि आपके विचार मतलब, तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए क्या होता है कि आप शांत हो जाते हैं, फिर लगता है बातचीत ना करें, बोल चाल। वो देख रहे हैं, आप बगल से निकल गए उनके, वो आपके बगल से निकल गए, दोनों सुन्न गुन्न हो गए। ऐसे में करना क्या चाहिए आपको? जैसे मैं अपना बताता हूँ, जब कभी ये कंडीशन आती है, और ये अप्लाई करना बेहतर होता है। ये दोस्तों में कई बार हो जाता है ना। जब आप, ये ज़्यादातर होता है कि जैसे अब रूम पार्टनर हैं आप लोग, है ना, 3-4 लोग एक साथ रह रहे हैं, बर्तन नहीं धुले तो उस पर लड़ाई हो गई, चप्पल पहन के उसके रूम पे आ गए तो उस पर लड़ाई हो गई। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इन पे लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, होती ही नहीं होती, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो ऐसी कंडीशन पे होना क्या चाहिए? हम लोग लड़ जाते हैं और फिर उसको, मुद्दे को 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन खींचते रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ बेहतर क्या होना चाहिए। जैसे आपसे कोई बात ऐसी हो गई और आपके विचार आपस में नहीं मिले, यदि आप उस मुद्दे को 3 से 4 दिन तक ले जाएंगे तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, है ना। करना क्या चाहिए? जैसे मेरे साथ होता कि कभी फादर से बहुत ज़्यादा डिबेट हुई, और डिबेट होने के बाद मुद्दा, क्योंकि अभी तक तो मैं घर से बाहर ही रहता था, लेकिन अभी इस बीच वो आ गए हैं, तो कभी कभी बैठते हैं तो कई मुद्दों पे हो जाती है। उनके अपने थॉट प्रोसेस है। जैसे कि वो डॉक्टर थे पहले, उन्होंने इस समय रिटायर्ड हैं, नो प्रैक्टिस। तो कई बार होता है कि जैसे दिनचर्या को लेकर के, हैबिट्स को लेकर, खाने को लेकर के, किसी रोग को लेकर के हमारे बीच में बहुत डिबेट होती है, या देश के किसी इशू को लेकर के। ठीक है, क्योंकि उनका एक अपना थॉट प्रोसेस है हर चीज़ के लिए, हमारा थॉट प्रोसेस अलग है। और कई बार वो कहते हैं कि बड़े पढ़ गए हो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो, उनको ये लग जाता है। तो ऐसे में कई बार आपकी मत विभिन्न होते हैं। तो ऐसी कंडीशन जब कभी होती है और बोलचाल बंद होता है कुछ समय के लिए, तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, उनके पास गया, बैठ गया, थोड़ी देर बाद जाके और किसी तीसरे मुद्दे के बारे में हम चर्चा करना चालू कर देते हैं। तीसरे मुद्दे का मतलब कि मान लो कोई भी मुद्दा ले लीजिए, जैसे आपकी शादी, पिताजी की शादी का मुद्दा उठा दिया, उनकी स्कूलिंग का मुद्दा उठा दिया कि जब आप हमारे टाइम पे थे तो क्या कर रहे थे। मतलब आपको उस लड़ाई के बारे में चर्चा नहीं करनी है कि आप जाके सुलझाने लग गए कि आप इस बात में गलत ही थे, आप बात और बिगड़ जाएगी। आपको कोई तीसरा मुद्दा लेना है, कोई भी तीसरा मुद्दा ले सकते हैं कि आप कैसे पढ़ते थे, आप कैसे मतलब प्रैक्टिस करते हैं, आपने तो बड़ा स्ट्रगल किया होगा, आपने जब पहला घर बनाया था तो कैसे बनाया था, जब पहला बेटा आपको हुआ था तो कैसा महसूस हो रहा था, कैसा लग रहा था। ऐसे बहुत सारी, तो वो क्या होगा, वो धीरे 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 खुलना चालू होंगे आपसे। और जब आधी बीच में आ जाएं फिर मुद्दा उठा, उतनी टाइम पापा जी आप गलत थे। अरे कोई बात नहीं यार, हो जाता है कभी कभी, अब तुम लोगों की पीढ़ी, हमारी पीढ़ी, जीत गए, खत्म बात। और जो गांठ पड़ने वाली थी वो खत्म। यही चीज़ दोस्तों के साथ होना चाहिए। जब कभी भी आप लोग एक दूसरे से नाराज होते हो तो ऐसी कंडीशन में आप 1-2 घंटे के अंदर जरूर बोलो,
यदि आप उसको 5-6 घंटे ले गए तो दिमाग में जो पूरा एक मशीन चलता है वो नसूर में बदल जाएगा। जब कभी आपको लोहा लग जाएगा पैर में, तुरंत टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना होता है। तो तुरंत जब कभी किसी से भी विवाद हो जाए, या तो आप जिंदगी भर नहीं बोलना चाहते उससे, तो छोड़िए ऐसे आदमी को। जा, पिताजी को तो जिंदगी भर के लिए छोड़ नहीं सकते, कोई अच्छा दोस्त है तो उसे ज़िंदगी भर के लिए जोड़ नहीं हो सकते। और एक चीज़ और बताऊं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि विवाद ना हो आपके बीच में, विवाद तो होना ही होना है। तो ऐसी कंडीशन में बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? टिटनेस का इंजेक्शन लगा देना। कोई दूसरा फ़ोन लगाओ, दोस्त से पूछो, यार वो तुम पैंट लाए थे जीन्स की, वो कैसी थी, कहाँ से लाए थे? लड़ाई दूसरे मुद्दे को लेके हुई, पूछ कुछ और लिया उससे। थोड़ी देर बाद जब आप बिल्कुल आ गए रंग में, देखा उसका दिमाग आपकी तरफ, बोला यार वो बात गलत थी, तुमने बहुत बुरा बोल दिया, मैं चप्पल पहन के क्यों ना हूँ, चलो कल से मैं बाहर ही उतार के आऊँगा। बस बात सुलझ गई, ख़त्म बात। लेकिन हम करते क्या, खींचते चले जाते, खींचते चले जाते, अपने दिमाग में भी ना पढ़ाई मन लग रहा ना कुछ लग रहा। ये एक थॉट प्रोसेस है जो आपके दिमाग में बैठता है और आपको फिर सप्रेस करता चला जाता है। क्यों? पावर ऑफ रिएक्शन। आप तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। तो यदि तुरंत रिएक्ट करने की आपकी हैबिट है भी तो मामले को सुलटाया जा सकता है। समझ? मेरे घर में मैंने सबको, मतलब मेरी माँ को मैं सबसे ज़्यादा जब उनके पास बैठता हूँ तो उनको बहुत सारे थॉट बताता हूँ, ऐसे मामले करना चाहिए, ऐसे मामले करना चाहिए, इस मामले में ऐसे करना चाहिए। और कई बार जब वो आपस में हो जाता है उनके बीच में तो फिर मुझे फ़ोन लगाएंगे, ये हो गया, कैसे करना है, क्या तरीका होना चाहिए, फिर मैं उन्हें बताता हूँ, रुको 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 बताता हूँ। या फिर तीसरा तरीका होता है कि बीच में फिर मध्यस्थता करने के लिए आ जाता हूँ। कई बार क्या होता है कि अभी मेरे सारे बहुत सारे दोस्त हैं, आपस में लड़ गए, वो लड़ने के बाद हस्बैंड वाइफ हैं, लड़ गए, फ़ोन मुझे लगा रहे मध्यस्थता कि भाई अब ये मामला सुलटाओ। लोग परेशान हैं, ये बहुत छोटे छोटे इशू हैं और ये पूरा आपको इम्पैक्ट पड़ता है आपके हर एक प्रोफेशन में। आपकी पर्सनल लाइफ में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको सोशल लाइफ में भी पड़ेगा और आपकी पढ़ाई में आपकी ये भी डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ रहे हैं? या आप लोग भी दिन प्रतिदिन झेलते होंगे, ये चीज़ें होती होंगी, घरों में तो आमतौर पर होती हैं, क्योंकि पीढ़ीगत अंतर है। आप सोचेंगे जो छोटा बच्चा है ना वो भी आपकी बात नहीं मानता, क्योंकि वो एक अगली पीढ़ी है। आप एक उससे पहले, आपके पिता उससे पुरानी पीढ़ी है, उनके बाबा उनसे आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके नाना और आपके थॉट मैच करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो हमें ऐसे सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ये बहुत ज़रूरी है। मेरे नाना और मेरे थॉट कभी नहीं मिलते थे। मैं जैसे कि कई बार टीवी देखूं, उनको लगता था टीवी देखना अपराध है, टीवी नहीं देख सकते थे। सुबह हम सो रहे हों, उन्हें लगता था अपराध है। आज हमें भी पता लगता है कि वो सही बोलते थे, गलत नहीं बोलते थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो, जैसे हम खाना भी खा रहे हैं तो खाने में मिर्च खा लें तो उन्हें लगता था कि इसकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। कई बार थॉट नहीं मिलते थे और लड़ते लड़ते हम बहुत आगे निकल जाते थे। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ऐसा तो है नहीं कि हम उन्हें छोड़ दें या रिश्ता ही खत्म हो, एक ही घर में रहना है, एक ही छत में रहना है। सामने वाला घर पे क्या होता है, पिताजी के साथ तो आप कुछ भी पंगा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि सामने वाले का घर है। आपका क्या है ये बताइए, आप उनके साथ किस चीज़ का पंगा लोगे? उनका घर है, वो खाना पीना खिलाएं, सब कुछ करें, आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी करें, सब कुछ करें, तो आप उनसे पंगा नहीं ले सकते कभी भी। तो इसलिए सौहार्दपूर्ण रहिए। जब कभी भी कोई इशू हो जाता है तो उसको तुरंत सॉल्व करिए। तुरंत आपको सोचना है कि यदि लड़ाई हुई, आधे घंटे के अंदर बोलना ही बोलना है, मैटर सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहाँ पे हैं? इसको ट्राई करिएगा, फिर देखिएगा काम करता है कि नहीं करता। यदि नहीं करोगे तो फिर गांठ पड़ जाएगी, नासूर बन जाएगा, घाव बन जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। दिमाग में नफरत का फिर नफरत आ जाएगी, ईर्ष्या आ जाएगी, द्वेष आ जाएगा, जो कि परिवार के लिए अच्छा नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो जब भी किसी से भी देखो, कितने दिन के लिए आए हैं इस ज़िंदगी में, 70-80 साल का खेल है। 70-80 साल बाद सब निपट जाने, डेली कोई ना कोई जा ही रहा है। 70-80 साल का, कभी किसी दिन पता चला रोड पे जा रहे हैं, ट्रक मार के निकल गया, उसी दिन निपट गए। ज़िंदगी का क्या भरोसा, आप बताओ। लोग डेली मर रहे हैं, कुछ भी है। तो प्यार फैला के जाना है। अपना एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जो मिले वो कहे क्या आदमी था, क्या मिला भाई, गजब का पर्सनालिटी, गजब की बात। ये अपनी मेंटालिटी को खुशियाँ बांटते जाओ, ख़त्म बात।
ही खुशियां बांटने के लिए, सेंटा बन के आए, सबको खुशियां दे के जाना है, समझ रहे हैं? ये मेंटालिटी यदि लेके रखोगे फिर कोई टेंशन ही नहीं। चलो सहिष्णुता लिखो, क्या थे, कहाँ पे थे? हाँ, आदर एवं सम्मान प्रकट करना। ये सब परिभाषाएं लिखोगे एग्जाम हॉल पे, ये आएंगी। सहिष्णुता के आप पेपर में आए आपके, मैं भी आपको दिखाऊंगा। आदर एवं सम्मान प्रकट करना, इससे समाज में संवाद की स्थिति बनी रहती है। इससे समाज में संवाद की स्थिति बनी रहती है, कम्युनिकेशन बना रहता है। इससे समाज में संवाद की स्थिति बनी रहती है। और समरसता एवं सामंजस्य स्थापित करने में आसानी होती है। समरसता एवं सामंजस्य स्थापित करने में आसानी होती है। तो सहिष्णुता क्या करता है? संवाद, कम्युनिकेशन हमेशा बनाए रखता है। जब सहिष्णु समाज होगा तो अब हमारे समाज में देखते हैं ना, धीरे धीरे नफरत का वातावरण बैठने लगता है ना। जिस समाज में नफरत का वातावरण नहीं होता वहाँ पे सहिष्णु समाज होता है। मान लो एक कोई धर्म को लेके विषय आ गया, जाति को लेके आ जाए, जाति को लेके कोई भी बात आ जाए कि भाई इस जाति को आरक्षण दिया जा रहा है, इसका हटाया जा रहा है, सहिष्णुता खत्म। कभी आप सोशल मीडिया में देखिए, लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। तो ये सब क्या है? सहिष्णुता का अभाव है समाज में। लोग अपने विचारधारा, पार्टी, राजनीतिक पार्टियों में भी यदि आप किसी पार्टी के बारे में बात करने लग जाएं, व्यक्ति का नाम ले लें, तो उससे भी लोग एक दूसरे के बारे में गलत बोलने लग जाते हैं। तो ये क्या है? सहिष्णुता का अभाव है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सहिष्णुता। अगला शब्द यूज करिए, अगला शब्द प्रयोग करिए, क्या है आपका? वो निष्पक्षता। निष्पक्षता बताइए भाई, निष्पक्षता क्या है? ये देखो, ये जो है ना निष्पक्षता शब्द जो है, ये आपका सिविल सेवा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है। आप प्रशासक और शासक के लिए बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि उसे निष्पक्ष होना चाहिए, भेदभाव रहित होना चाहिए, उसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। बताइए। निष्पक्षता के में लिखिए, एक लोक सेवक को जाति, धर्म, लिंग, भाषा, जन्म स्थान, संपत्ति, प्रांत, एक लोक सेवक को जाति, धर्म, भाषा, जन्म स्थान, संपत्ति, प्रांत आदि के आधार पर नागरिकों से भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? यदि कोई नॉर्थ ईस्ट से आ जाए तो उसे चिंकी मिंकी बना देते हैं, कोई बिहार का आ जाए उसे बिहारी बना देते हैं, तुरंत बोलते अच्छा बिहार से हो क्या, कहीं पे आप। तो ये क्या है? मेंटालिटी, मानसिकता, भेदभाव। नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसे सभी नागरिकों के हित में कार्य करना चाहिए, उसे सभी नागरिकों के हित में कार्य करना चाहिए। अगला लिखिए वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी बताइए क्या है? वस्तुनिष्ठता क्या है?
वस्तुनिष्ठता कोई बताए, लाइव ऑफलाइन से बताए, वस्तुनिष्ठता के बारे में बताइए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिविल सेवक के लिए या किसी के भी लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कोर वैल्यू है, बुनियादी मूल्य है। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठता, आपको वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। अब वस्तुनिष्ठता है क्या? बताइए। आसान भाषा में एक ही शब्द में बोल रहा हूँ, सही गलत में चुनना नहीं बेटा, नहीं नहीं, ये नहीं है वस्तुनिष्ठता। एक शब्द में प्रयोग कर रहा हूँ मैं वस्तुनिष्ठता को, एक शब्द में समझ जाओगे। तथ्य परख होना वस्तुनिष्ठता है। मतलब समझ रहे हैं? किसी भी, जैसे मान लो आप लोग क्या करते हो, बहस करने लग जाते हो किसी से भी, डाटा नहीं होता आपके पास, डाटा का अभाव है, तथ्य नहीं है, आधारहीन बातें करना, मनमानी बातें करना, किसी भी प्रशासन में बहुत जरूरी होगा। मान लीजिए आप हैं किसी एक बड़े क्षेत्र में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, मान लो कुंभ मेले में है, ठीक है, और आकर किसी ने अफवाह फैला दी कि यहाँ पे बम है, तो क्या करोगे? कुंभ मेला बंद ये कराओगे कि जाके पहले उसकी तथ्यनिष्ठ वस्तुनिष्ठता पहले जाके देखोगे कि कहाँ पे क्या समस्या है? वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है तथ्यों के आधार पर काम करना। एक प्रशासक को सबसे बड़ा जरूरी होता है कि बिना फैक्ट के, बिना तथ्य के आगे वो कोई काम ही नहीं करता, बिना प्रमाण के कोई काम नहीं करना, प्रामाणिक होना। तथ्य का मतलब ये होता है, समझ रहे हैं? यदि कोई कहे कि भारत की अर्थव्यवस्था गिर रही है तो बिल्कुल तथ्य क्या है उसके, हमारी जीडीपी की हालत क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, इस आधार पे आप भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे ना। कोई आपसे ये कहे कि देश जब आज़ाद हुआ था तब की अर्थव्यवस्था और अब की अर्थव्यवस्था में बहुत बदलाव है, आज देश हमारा पहले से बहुत बेहतर स्थिति में है, तो किस आधार पे ये बोलेंगे? फैक्ट के आधार पे बोलेंगे ना कि तब देश में क्या था, अब देश में क्या है। यदि आज हम ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा, तो इसके लिए हमारे पास तथ्य है ना, फैक्ट है ना कि मुगलों के टाइम पे भारत कैसा था और अंग्रेजों के आने के बाद भारत कैसा बन गया। तो तथ्य आधारित कार्य करना ही वस्तुनिष्ठता है। किसी भी प्रशासक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बिना फैक्ट के कोई बात ना बोले, बिना फैक्ट के कोई कार्य ना करे। जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पर बिना तथ्यों के बिना आप काम नहीं करेंगे। आपके सोर्स होने चाहिए, आपके फैक्ट होने चाहिए, डेटा होना चाहिए। तो आपके लिए सबसे कोर वैल्यू क्या है? वस्तुनिष्ठ होना। आप क्या करते हो? बहस करना हो किसी लंबी चौड़ी झोंक देते हो, है ना? तो हमें क्या करना है? वस्तुनिष्ठ होना, ऑब्जेक्टिविटी, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। लिखिए इसके बारे में, लिखिए वस्तुनिष्ठता के बारे में। किसी ने क्या लिखा है? स्नेहा कुमारी कह रहे हैं किसी चीज के लिए निष्ठा होना। आप लोगों को क्या लगता है? वस्तुनिष्ठता, तो यहाँ पे निष्ठा का मतलब ये थोड़ा ना है, वस्तुनिष्ठता। यहाँ पे निष्ठा का मतलब ये नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है आप तथ्य परख हैं या नहीं है, आप प्रामाणिक हैं कि नहीं है। प्रमाणों के साथ आप, अब प्रमाण क्या हो सकते हैं? अच्छे सोच, जैसे मान लो आपको यदि कोई इकोनॉमी का आंसर राइटिंग करना है तो आपके प्रमाण क्या होने चाहिए? वित्त मंत्रालय के सोर्स, आरबीआई के सोर्स, इकोनॉमिक सर्वे का सोर्स, बजट का सोर्स। ये आंकड़े आप लेके रख देंगे, कोई आपकी बात काटेगा? है ना? कोई अपराध है या नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे? आईपीसी, सीआरपीसी दिखाएंगे, संविधान दिखाएंगे अपना, यहाँ पे चीज गलत है, तो आप वस्तुनिष्ठ हो जाएंगे। अभी किसान बिल आया हुआ है, आधे से ज़्यादा, देखो मैं ये नहीं कह रहा, किसान आंदोलन कर रहे हैं, जब आपके अधिकार आपके छीनते हैं
और आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में शायद अधिकारों को और कम कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पे आप उसका विरोध करते हैं। और विरोध करने का हमें राइट हमारे संविधान ने दिया है। विरोध कर सकता है कोई भी? नहीं कर सकता। इससे पहले शाहीन बाग में आपने देखा था सीए और एनआरसी के खिलाफ विरोध चला था। विरोध करने का राइट है, संविधान ने दिया। आर्टिकल 19 कहता है कि आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से विरोध कर सकते हैं, लेकिन कब तक नहीं कर सकते? कब नहीं करेंगे आप? जब आपके विरोध के कारण से पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था खराब हो जाए, लोगों को दिक्कत होनी चालू हो जाए, तब आपके विरोध करने से आपको रोका जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आपको तथ्यपरक होना चाहिए। आप बिना तथ्यपरक हुए किसी भी कार्य को नहीं करेंगे। जब तक आपके पास किसी चीज के बारे में डेटा नहीं है, फैक्ट नहीं है, आंकड़े नहीं है, तब तक आप क्या किसी को कुछ बोल सकते हैं? तो लिखिए इसमें, एक लोक सेवक को अपना निर्णय, एक लोक सेवक को अपना निर्णय और कार्य मनमाने तरीके से ना करके, मनमाने तरीके से ना करके, अब कोई कहे गंगा का जल दूषित हो गया है, तो कैसे पता चलेगा हमें? देखकर, जांच परख, उसकी कोई रिपोर्ट होगी, है ना? बहुत सारी रिपोर्टें आई होंगी, उन सभी रिपोर्टों का हवाला देंगे ना कि देखिए पहले पीएच कितना था, अब पीएच कितना है। समझ रहे मेरी बात को कि नहीं समझ रहा है ना? तो बहुत सारी रिपोर्टें हैं, बहुत सारी चीजें जिनके आधार पे अपने कार्य को करेंगे। कोई भी आप कार्य बोल रहे हैं, कोई भी वचन बोल रहे हैं, उसके पीछे एक सोर्स होना चाहिए। हवा हवाई बातें नहीं होनी चाहिए, मनमाना रवैया नहीं होना चाहिए। यदि आपको उठा के मैं जेल में डाल दूं, मैं कहूं अपराधी हो जाओगे अपराधी। मैं फैक्ट दूंगा ना, प्रमाण दूंगा ना, आपके लिए साक्ष्य दूंगा ना, गवाह दूंगा ना कि इन कार्यों में संलग्न पाए गए थे, ये रहे इसके साक्ष्य, ये रहे इसके प्रमाण। न्यायपालिका क्या करती है? साक्ष्य और प्रमाण के बिना कोई भी न्याय नहीं देती। तो आपको कैसा होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। लिखिए, एक लोक सेवक को अपना निर्णय और कार्य मनमाने तरीके से ना करके, एक लोक सेवक को अपना निर्णय और कार्य मनमाने तरीके से ना करके वस्तुनिष्ठ आधार, वस्तुनिष्ठ आधार, वस्तुनिष्ठ आधार, जैसे मान लो कोई पुलिस वाला आपके पास आता है, आप 4-5 लोग खड़े हैं और आपसे कहता है कि यहाँ पे खड़ा होना गलत है, तो आपको कोई आधार बताएगा ना? आप उससे पूछोगे ना कि भाई क्या बात है, तो आपको बताएगा ना कि धारा 144 लगी हुई है, 3 से ज़्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते कहीं पर एक स्थान पे, नहीं जमा हो सकते। अभी दिल्ली जाओगे, बैरिकेड लगे हुए हैं हर जगह पे, धारा 144 लगी हुई है पूरी दिल्ली में। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके पीछे एक प्रामाणिक कारण होना चाहिए। बिना प्रामाणिक कार्य के आप कोई भी कार्य नहीं करेंगे, ना किसी से। तो अब अनर्गल वार्तालाप करने से, जैसे आप देखते हैं ना, ट्रेनों में बैठे हैं लोग, फालतू की बातें बोल रहे हैं, देश की आज़ादी के बारे में उनसे बात करो, कोई कह रहा है ये नेहरू था, वो नेहरू था। प्रमाण क्या है, फैक्ट क्या है, नहीं पता। चीन को लेकर, भारत चीन को लेकर दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रमाण नहीं पता। लोग कहते हैं ना, चीन का बहिष्कार कर दो, उससे सामान मत लो। अरे पहले आत्मनिर्भर बने, फिर हम सामान लेना खुद ही बंद कर देंगे। मैंने आपको क्या एक बात बहुत आसान बताई थी कि हमें रिप्लेसमेंट करना है चीज़ों का। समझ रहे हैं? यदि हमने ज़रूरतों को रिप्लेस कर दिया, या तो ज़रूरतों को रिप्लेस कर दो। मान लीजिए ज़रूरतों को रिप्लेस करने का मतलब है मोबाइल नहीं चलाएंगे, जो हमारे देश में होगा उसी को चलाएंगे। हमने रिप्लेस कर दिया। या नहीं मोबाइल को चलाएंगे तो अब हम एप्पल फ़ोन नहीं चलाएंगे, अब हम वन प्लस नहीं चलाएंगे, हम ओप्पो नहीं चलाएंगे, वीवो नहीं चलाएंगे, उसके फीचर्स नहीं यूज करेंगे। तो जो हमारे देश में होगा वही चलाएंगे। या तो आप ज़रूरतों को रिप्लेस कर दीजिए, या फिर जो ज़रूरतें हैं आपकी उन्हें ले आइए, अपने यहाँ पे करने लग जाइए, तब जाके आप चाइना का बहिष्कार कर पाएंगे। बातों बातों में थोड़ा ना हो पाएगा कि आप मुंह जवानी जंग चल रही। ये सोशल मीडिया में कोई वस्तुनिष्ठता नहीं होती, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कोई वस्तुनिष्ठता नहीं होती।
आधारहीन बातें जो होती हैं वो वस्तुनिष्ठ नहीं बनाती आपको। तो जब भी कोई बात करिए, जब भी कोई बात बोलिए, उसके पीछे आपका एक तर्क होना चाहिए, आपका उसके पीछे एक आंकड़े होने चाहिए, डेटा होना चाहिए, रिपोर्ट होनी चाहिए, है ना। तो लिखिए जैसे नियम कानून, जैसे नियम कानून, दिशा निर्देश, आचरण संहिता, आचरण संहिता, आचरण संहिता, आदि पर करना चाहिए, आदि पर करना चाहिए। सार्वजनिक नियुक्तियां करने, सार्वजनिक नियुक्तियां करने, अब यूपीएससी में जब आप सिलेक्ट होगे और आईएएस का पद मिलेगा तो यूपीएससी क्या कहेगा, इसने पीटी क्वालिफाई किया, ये देखो इसका रिपोर्ट कार्ड, इसने मेंस क्वालिफाई किया, ये देखो इसका रिपोर्ट कार्ड, इसने इंटरव्यू क्वालिफाई किया, ये देखो इसका रिपोर्ट कार्ड। ये क्या हुआ, तथ्य। और यदि आपने मेंस क्वालिफाई किया है, इसका मतलब क्या है, आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, आपको जानकारी है, जो प्रश्न आए थे उनको आपने हल किया है और आप एक मेरिट में हैं। समझ रहे, हर चीज़ के पीछे की नहीं ये आवाज से आईएएस, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। हर चीज़ के पीछे का एक तथ्य होना चाहिए। बिना फैक्ट और बिना प्रमाण के कोई कार्य नहीं करेंगे। तो लिखिए आगे, सार्वजनिक नियुक्तियां करने, सार्वजनिक नियुक्तियां करने, संविदाओं को स्वीकृति देने, संविदाओं को स्वीकृति देने, संविदाओं को स्वीकृति देने, किसी व्यक्ति विशेष को पुरस्कार देने, किसी व्यक्ति विशेष को पुरस्कार देने, लाभों या कार्यों की संस्तुति करने, लाभों या कार्यों की संस्तुति करने, आदि के क्रम में निर्णय लेते समय, आदि के क्रम में निर्णय लेते समय तथ्यों एवं योग्यताओं को आधार बनाना चाहिए, तथ्यों तथा योग्यताओं को आधार बनाना चाहिए, तथ्यों तथा योग्यताओं को आधार बनाना चाहिए। वस्तुनिष्ठता प्रशासन में, वस्तुनिष्ठता प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ाने, वस्तुनिष्ठता प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ाने एवं भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक है, एवं भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, वस्तुनिष्ठता। समझ में आ गया। तो अब आज से अनर्गल प्रलापों से बचोगे, हर चीज़ के पीछे बिना डेटा बात नहीं करोगे। ये नहीं कि ये अच्छा है ये बुरा है, नहीं मैं ही अच्छा हूँ मेरी बात सही है। देखो जब कोई आपसे बहस करने लग जाए, पहले तो पढ़ो मत बहस में, सामने वाले का स्तर देखो कि किस स्तर के व्यक्ति से आप बहस कर रहे हो। आप किसी रिक्शे वाले से बहस करोगे तो क्या बहस कर पाओगे, क्या बहस कर पाओगे। वो अपनी चलाएगा, अपनी बातें बताएगा, अपनी अनुभव, उसको सुनना है, लिसनिंग पावर। जो एक नॉलेजेबल पर्सन है, जो इंटेलेक्चुअल है, उससे बहस करिए तो अच्छी बात है ना। उसको अपनी राग अलापने दीजिए, उसे मत बताइए कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं। समझ रहे हैं, आपको अपना स्तर देखना है कि जिससे बात कर रहे हैं वो आपकी तथ्यों को, आपकी बातों को समझ पाता है कि नहीं समझ पाता। एक प्रशासक के अंदर गुण क्या होना चाहिए, कल के दिन जब आप जिले के अधिकारी बनेंगे तो वहाँ पे हर वर्ग के लोगों को डील करना है आपको। आपके पास दिन भर में 500 लोग ऐसे आएंगे जो पढ़े लिखे भी होंगे, अनपढ़ भी होंगे, है ना। तो ऐसे में आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपके अंदर एक लिसनिंग पावर होनी चाहिए। सुनो और तथ्यात्मक तौर पे कार्य करो।
राजीव मल्होत्रा जी कह रहे किसान बिल पर किसे सही माना जाए वस्तुनिष्ठता के आधार पर। किसान बिल को पहले पढ़ा जाए और पढ़ने के बाद समझा जाए कि पुराने बिल से किन किन आधारों पर ये ऐसा है जिससे किसानों के हित जुड़े हुए हैं। क्या वास्तव पे एमएसपी को लेकर के कोई चिंता है किसानों की? क्या वास्तव में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कोई चिंता है किसानों की, या किसानों का प्राइवेटाइजेशन की तरफ विरोध है? देखो, मैं आपको दो शब्द ही बोलूँगा किसान बिल में, बाकी मैं अभी सोच भी रहा था कि इसको लेकर एक प्रॉपर मुझे क्लास लेनी चाहिए किसान आंदोलन पे, क्योंकि इससे अब निबंध का टॉपिक बनेगा। पहले तो जहाँ तक मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है कि ये कहीं पे आए ना आए, लेकिन निबंध पे पूछा जाएगा एग्रीकल्चर से। हमारे देश की सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है, निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, हर चीज़ का निजीकरण किया जा रहा है। और ये बात अच्छी बात भी है, क्योंकि आप देखिए जितने भी आज डेवलप्ड देश हैं, हर देश में निजीकरण के कारण से वहाँ पे अर्थव्यवस्था प्रगतिशील हुई है। चाहे आज यूएस की इकोनॉमी को देखें, और आज मैं आपको बताऊं, आप भी आज बीएसएनएल के सिम को यूज नहीं कर रहे हैं, आप भी आज जियो, क्योंकि प्राइवेट के समर्थक आप भी हैं। जो सर्विस अच्छी दे पाए तो प्राइवेटाइजेशन की ओर तो जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देश का विकास प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से जल्दी होगा। कल मैंने आपको बताया भी था कि निजी प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक लाभ को अधिकतम करना, यह निजी प्रशासन का उद्देश्य होता है। सार्वजनिक प्रशासन क्या चाहता है? वो जनहित को केंद्र में रखता है, जनता के हित को सर्वोपरि रखता है। उसे ये लगता है कि जनता का सर्वोपरि हित होना चाहिए। तो मैं आपको बस एक शब्द यही है कि आप निजीकरण करिए, लेकिन आपका निजीकरण होना चाहिए जनोन्मुख, कल्याणोन्मुख, विकासोन्मुख। राज्य करता क्या? राज्य के साथ गड़बड़ ये हो गई है कि राज्य जब कोई कानून बना रहा है, कोई बिल बना रहा है, तो बिल बनाते समय वो बहसों से बच रहा है। तो आपको पता है कि आपकी डेमोक्रेसी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रही है। यदि आप ये कह रहे हैं कि ये बिल किसानों के हित में है, तो किसानों से बात पूछनी चाहिए थी। अब आप, हमारी गवर्नमेंट करती क्या? अब आप आज चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, आज आप 5वें दौर की चर्चा कर रहे हैं, 6वें दौर की चर्चा कर रहे हैं। आप निजीकरण बेहताशा करिए, लेकिन देश के जो नागरिक उन सभी से प्रभावित होने वाले हैं, चाहे उन्हें लाभ हो रहा हो चाहे हानि हो रही हो, आप उन्हें बैठाइए, उन्हें चर्चा पर चर्चा करिए। जैसे कि सीए और एनआरसी का बिल आपने जब बनाया, तो एक बार देश के नागरिकों से पूछना चाहिए। होता क्या है सरकार के साथ, हमारी गवर्नमेंट में थोड़ा सा बस इनके साथ यही गड़बड़ है, ये जनोन्मुख नहीं है। संसद में बहसें होती नहीं, अध्यादेश के माध्यम से बिल आते हैं, फिर जनता का आक्रोश फूटता है। बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे, राजनीतिक पार्टियां, अब आज के टाइम पे आप देखिए, आज भारत बंद वाला दिन है, भारत बंद करके दुनिया भर के समर्थन चल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार को सुशासन की ओर बढ़ना चाहिए, जनता को से सरोकार रखना चाहिए कानून बनाने से पहले। और आपको ये देखना चाहिए कि अमेरिका में जो निजीकरण हुआ है, ब्रिटेन में जो निजीकरण हुआ है, वहाँ पर वो निजीकरण वहाँ के जनता के हित में है। तो क्या आप जो निजीकरण कर रहे हैं, क्या ये भी जनता के हित में है या पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के हित में है? ये आपको निर्धारित करना है। कारण, क्योंकि हमने कई सारे ऐसे अनुभव झेले कि जहां पर पूंजीपतियों, उद्योगपतियों ने शोषण किया। बहुत सारे प्राइवेट बैंक के भाग गए लोगों का पैसा लेकर के, हमारे अनुभव हैं खुद के। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जिन्होंने चीट किया लोगों के साथ, लोगों के अनुभव हैं। तो किसानों को भी ये लग रहा है, आज के टाइम पे है कुछ नहीं। सरकार ने ये नहीं कहा कि हम एमएसपी खत्म कर देंगे, जब बात ही नहीं एमएसपी खत्म करने की, लेकिन उन्हें ये लग रहा है कि कल के दिन जब ये प्राइवेट सेक्टर के हाथों में आएगा, तो जो निजी व्यापारी होंगे वो उनका शोषण करेंगे, वो उनके हक को खत्म कर सकते हैं। अभी क्या होता है, एपीएमसी में एक मंडी है, आपको पता हो हर जगह मंडी समिति है। तो मंडी समिति में रजिस्टर्ड व्यापारी ही बैठे हुए हैं, फड़े होती हैं, गल्ला व्यापारी होते हैं, किसान अपना माल लेके आता है, फिर उनके ऑक्शन होते हैं, माल की नीलामी होती है। और ये लोग देखो, इसमें तो बहुत खामियां हैं एपीएमसी में। नीलामी कैसे करते हैं, आपस में कार्टेल बना लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं कि कोई भी यदि 1600 की एमएसपी है, कहते हैं 1200 से ज़्यादा का रेट नहीं देंगे, किसान औने पौने दाम पे अभी भी बेच के जाता है। सब थोड़ा ना एफसीआई को बेचते हैं, सबसे थोड़ा ना सरकार खरीदती है। तो किसान तो 1200 रुपए के क्विंटल पे अपना माल बेच के जाता है, जबकि 1600 की एमएसपी है उस पर। क्योंकि ऑक्शन ही, सारी दुकानें ऑक्शन सब मिले जुले होते हैं, एपीएमसी मंडियां सब आपस में मिल जाती हैं, इससे ज़्यादा। तो आपने क्या किया,
प्राइवेट, वहां पर भी सुधार नहीं किया, बल्कि आपने क्या किया, उसे निजी व्यापारियों के हाथ में सौंप दिया। तो सरकार, इनकी चिंता सिर्फ ये है कि आने वाला भविष्य हमारा अच्छा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य अधिकतम लाभ होता है। तो अभी कभी चर्चा करेंगे, मैं किसी सेशन में आपको किसान बिल बहुत डिटेल से समझाऊंगा। 3 बिल जो आए हैं आपके, आवश्यक वस्तु अधिनियम, है ना, इस तीनों बिलों को हम आराम से देखेंगे, उस पर आपका मैं क्लियर कर दूंगा पूरा। तो अब अगला थोड़ा सा लास्ट ही है, क्योंकि मुझे आज जल्दी निकलना भी है, समय भी हो रहा है। लेकिन नैतिक मापदंड, मोरल स्टैंडर्ड, अगली परिभाषा है। हम सिर्फ परिभाषाएं देख रहे हैं, आप देख रहे हो, अभी डिटेल कुछ नहीं है, सिर्फ मैं परिभाषाएं लिखा रहा हूं ताकि आपको परिभाषा। अब वस्तुनिष्ठता समझ गए, परिभाषा लिख लोगे। कोई पूछेगा कि वस्तुनिष्ठता क्या होती है, तो ऐसा तो नहीं कि हाथ खड़े कर दिए, है ना, किसी चीज के लिए सेवा भाव तो नहीं बोलोगे। वस्तुनिष्ठता का मतलब है तथ्यपरक होना, है ना। हाँ, बहुत समझदार हो। लिखिए, किसी भी पदार्थ के मूल्यांकन के लिए, किसी भी पदार्थ के मूल्यांकन के लिए किसी मापदंड की आवश्यकता होती है। किसी भी पदार्थ के मूल्यांकन के लिए किसी मापदंड की आवश्यकता होती है। मनुष्य के कर्मों का मापदंड क्या है? मनुष्य के कर्मों का मापदंड क्या है? अर्थात किस आधार पर किसी व्यक्ति के कर्मों को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है? मनुष्य के कर्मों का मापदंड क्या है, अर्थात किस आधार पर किसी व्यक्ति के कर्मों को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है? इसे नैतिक मापदंड कहते हैं। इसे नैतिक मापदंड कहते हैं। तो नैतिक मापदंड क्या है कि आपके कर्म कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, और समाज में आपकी प्रतिष्ठा नैतिक मापदंड ही निर्धारित करते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। अभी कल के सेशन में भी आपका शब्दावली अभी काफ़ी हैं। कल का सेशन और नेक्स्ट सेशन, 2 सेशन और लगेंगे, फिर आपकी शब्दावलियाँ ख़त्म और आप तनाव मुक्त, टेंशन फ्री हो सकते हैं। लेकिन समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे चीज़ें जो है, अब यही चीज़ें आप पढ़ोगे, फ्यूचर में मुझे दिक्कत नहीं होगी। जब मैं वस्तुनिष्ठता पढ़ाने जाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि देखो बता चुका हूँ, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के इस मामले में मेरे लिए आसान हो जाएगा मामला। चलिए यहीं से सेशन समाप्त करते हैं।